हैप्पी एंड ब्राइट स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे भारत के समस्त नदियों के बारे में आपको बताए थे। इस वीडियो में इसके बाद वाले वीडियो में शायद हम बताए थे यानी गंगा का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, पांचों प्रयाग के बारे में बताए थे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि गंगा जो नदी है बिहार में कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है तथा बिहार में इसकी लंबाई कितनी होती है तथा बिहार में जो होता है यानी कि बाढ़ का ज्यादा संभावना कहाँ होता है, इसके विषय में हम आपको इसमें बताने वाले हैं तथा इसका उपाय यानी थोड़ा बहुत मेरे समझ से क्या होनी चाहिए मैं बताऊंगा, आपके समझ से क्या होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद से आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक हम बिहार के एक टेम्पोररी हम नक्शा बनाए हुए हैं जहाँ देख सकते। देखिए सबसे पहले बिहार में जो गंगा है ना वो यूपी से निकलती है, यूपी से, यानी कि देख सकते हैं कोई भी नक्शा होता है उसका ऊपर वाला हिस्सा उत्तर होता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण होता है, दाएं वाला हिस्सा यानी पूर्वी क्षेत्र होता है और बाएं वाला हिस्सा पश्चिमी क्षेत्र होता है। यानी गंगा जो निकलते हैं यूपी के यानी बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से यानी क्या करती है, आती है यूपी से और एक होती है बिहार में चली जाती है। यानी बिहार में गंगा की लंबाई टोटल यानी 445 किलोमीटर होता है। ये दिमाग में रखिएगा, गंगा की टोटल लंबाई कितना है। जैसे मान लीजिए कि जहां से निकलता है गोमुख से यानी कि अलकनंदा और भागीरथी जो होता है उसके सम्मेलन वहां से लेकर के यानी बंगाल की खाड़ी तक की लंबाई इसका होता है 2525 किलोमीटर। लेकिन बिहार में इसकी लंबाई क्या होती है 445 किलोमीटर। झारखंड में इसकी लंबाई मात्र 40 किलोमीटर होता है तथा यही उत्तराखंड में इसकी लंबाई क्या हो जाती है 445-50 के करीब होती है। और सबसे लंबा यदि रहती है गंगा वो है यूपी में, 1000 किलोमीटर तक यूपी में इसकी लंबाई है। यानी क्योंकि यूपी के लगभग किनारे यानी क्षेत्र से बहुत ज्यादा लंबा निकलती है। यूपी ऐसे भी यानी थोड़ा बड़ा राज्य भी बिहार से है। अब देखिए यानी कि बिहार में भी जैसे भारत में हम जानते हैं नदी दो प्रकार के होते हैं, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। ठीक उसी तरह बिहार में भी यानी देख सकते हैं बिहार में जो गंगा निकलती है ये देख रहा है ना, एकदम बीचों बीच से निकलती है गंगा। इसके देखिएगा ये वाला क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र होता है और ये दक्षिणी क्षेत्र होता है। ये हम जानते हैं कि नेपाल के ये यानी बिहार जो होता है वो क्या होता है नेपाल की साइड में पड़ता है। इसका कुछ सीमा उत्तर वाला सीमा जो नेपाल थी हिमालय की, ये सब तराई होती है। हिमालय की तराई से यानी जो नदियां निकलती हैं वो आकर के गंगा में मिलती हैं। तथा देखिए ये वाला जो क्षेत्र होता है ना गंगा का ये उत्तरी क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र ये सबसे ज्यादा बाढ़ से पीड़ित होता है और ये दक्षिणी जो क्षेत्र होता है ना ये सूखा रहता है। यानी यहाँ सूखे से लोग यानी कि फसल नष्ट होते हैं और यहाँ बाढ़ से होते हैं। ये समझिए कि भारत में सबसे ज्यादा नुकसान यदि कोई सहता है तो एक बिहारी होता है। और हम लोग तो बाढ़ से, सूखा से, गर्मी से, हर मुसीबत से सहने के लिए काफी अच्छे होते हैं। वो बात अलग है। आते हैं यहाँ पे देखिए, अब देखिए गंगा जैसे निकलती है बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। अब देखिएगा इसकी बिहार में भी दो प्रकार के नदी होते हैं, एक हिमालय नदी जो उत्तर भारत में निकलता है और एक प्रायद्वीपीय या पठारीय नदी जो दक्षिणी हिस्सा से आता है। देखिए बिहार की जो बनावट होती है ना वो ऐसे होता है, ऐसे यानी गंगा की जो बनावट होती है बिहार जितना है जैसे बीच में ऐसे गहरी है और किनारे किनारे क्या है ऊंचा है। यानी बिहार समझिए कि वो बीच में एकदम गहरा होता है। गंगा नदी बीच में ऐसे गहरी होती है, देख रहे नहीं मेरे हाथ ऐसे है, गहरी होती है और किनारे किनारे वाला भाग यानी ऊंचा होता है। जिसके कारण देखिए क्या होता है यानी ये उत्तर हिस्सा से जो आता है नदी वो गंगा में ही आके मिल जाती है और दक्षिण हिस्सा से भी कहा जाती है गंगा में चली जाती है। अब इनके सहायक नदियां कौन है देखिए, एक होता है यानी इधर हिमालय क्षेत्र से जो यानी नम्पा श्रेणी से एक नदी निकलती है और वो क्या होती है जिसका नाम यूपी में सरयुग होता है और जैसे बिहार में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है घाघरा। और वो आकर के कहाँ मिलती है यानी गंगा में मिलती है, छपरा साइड में आके मिल जाती है। पहले हम हिमालय नदी के बारे में जान जाते हैं। यानी घाघरा जो होते हैं यानी गंगा में कहाँ मिलती है, छपरा में आकर के मिल जाती है। अब देखिएगा यहाँ से ठीक उसी तरह ये क्या होता है यानी मध्य हिमालय श्रेणी से एक और नदी निकलती है जो कोई नदी नहीं वो गंडक कहलाती है। गंडक आकर के कहाँ मिल जाती है, सारण में जो पहलेजा घाट है ना
पहलेजा घाट के पास आके मिलती है। ये पश्चिमी चंपारण साइड से निकलती है और पहलेजा घाट में आकर के मिल जाती है। तथा इसके साथ देखिएगा सोमेश्वर, जो नेपाल के एक मतलब कि ये भाग है, सोमेश्वर के पहाड़ी इलाकों से यानी हिमानी इलाकों से निकलती है और वो आकर के कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे देख रहे हैं ये गंडक होता है, इसको हम बुढ़ी गंडक कहते हैं, समझेगा ना। अब देखिएगा ये आकर के मुंगेर जिला में आकर के यहाँ पे गंगा जो बहती है वहां आकर के मिल जाती है। तथा इसके साथ साथ देखिएगा अब यहाँ से एक सप्तकौशिकी जगह है जो नेपाल में पड़ता है। ये भारत के बिहार के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र एक पड़ता है। यहाँ से गंडक नदी सॉरी कोसी नदी निकलती है। ये समझिएगा कि ये सबसे बिहार के घातक नदी है, यानी कि जितना कोहराम ये लोग नहीं मचाते हैं ना, उतना कोहराम ये अकेले मचा देती है। और हमारे लिए कुछ फायदे भी, जैसे गंगा यमुना सरस्वती जैसे नदियां हैं उनसे भी काफी फायदेमंद भी हमारे लिए है। जो जलस्तर हमारे जमीन के यही नदी के कारण बना भी रहता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, देखिए। तथा इसमें एक इधर से नदी निकल के आती है जो पठारी है, पहाड़ी क्षेत्र है नेपाल साइड में, जिसको हम बागीमती कहते हैं। निकल कर क्या करके पूर्णिया जिला के पास आकर के क्या हो जाती है, गंगा में मिलती है। और इधर से एक कमला नदी निकलती है जो कोसी में आकर के मिल करके और सीधे आकर के यहाँ पे यानी कहाँ मिल जाती है, पूर्णिया के पास ही वो लगभग में मिलती है। अब देखिएगा कोसी नदी को हम लोग बिहार की शोक नदी कहते हैं, चाहे मार्ग बदलने वाला भी नदी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिएगा इधर से जब क्या होता है नदी निकलती है तो ये देखो क्या होता है, यानी कि कोसी नदी ये बहुत तेजी से निकलती है। तेजी से निकलने के साथ साथ क्या करता है, अपना कभी कभी मार्ग चेंज कर देती है, इसलिए वो मार्ग बदलने वाली नदी भी कहते हैं। ऐसे एग्जाम में भी आता है, वो कौन ऐसा बिहार की नदी है, हिमालय नदी, जो क्या होता है मार्ग बदल देती है। तो ये चीज इसमें तो मान लीजिए कभी कभी ये इस मार्ग से आ रही है, समझ में ना, ये फटाक से क्या करेगी, इधर से आके इधर से बह जाती है, इसलिए इसको मार्ग बदलने वाली नदी भी कहते हैं। अब देखिएगा एक महाभारत श्रेणी है यहाँ पे, जहां से बिहार के एक नदी निकलती है जो कटिहार जिला में आकर के यहाँ गंगा में मिल जाती है। वो कोई और नहीं, ये महानंदा है। महानंदी एक अलग है, समझ में ना नदी, ये महानंदा है, ये आकर के यहाँ मिल जाती है। तो ये सब कौन सी होते हैं, ये पूरे यानी हिमालय नदी है। ये जितने भी ऊपर हम पढ़े हैं ये सब हिमालय नदी हैं। ये सभी नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं। अब उसके बाद से देखिएगा ये देख रहा ना, ये फिर इसके बाद से ये पठारिये इधर से नदी मिलती है जो दक्षिणी बिहार की ओर जाती है, देख रहे हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक नदी निकलती है जो विंध्याचल श्रेणी है, वहां से निकलती है, जिसका यानी कर्मनाशा ये नदी का नाम है, समझ में आएगा ना। ये निकल करके जा करके कहाँ मिलती है, यानी चौसा घाट में जाके यहाँ मिलती है, जो बक्सर में पड़ता है, यहाँ जाके मिल जाती है। तथा इसके साथ साथ एक यानी कि ये एक और चीज प्रश्न में आता है कि वह कौन ऐसा 4 नदियां हैं जो क्या होती हैं, उत्तर बिहार के सीमाओं को बांटती हैं, यानी यूपी और बिहार के सीमाओं को बांटती हैं। वो और कोई नहीं होंगे, ये कर्मनाशा एक हो जाती हैं, गंगा भी कुछ हद तक ये सीमाओं में मिली रहती हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी घाघरा हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, ये गंडक नदी होता है। ये चीज इसमें आते हैं। 4 ये नदियां हैं जो यूपी और बिहार के सीमाओं को लगभग में बांटते हैं। देखिए एक ये एमपी में पड़ता है क्षेत्र जिसका नाम है अमरकंटक, जहां से एक नदी निकलती है जो सोन नदी होती है। ये दानापुर साइड में आकर के पटना के पश्चिम साइड में या लगभग दानापुर में आके मिलती है। अब देखिएगा इसमें क्या है, आपके पास यदि बिहार का नक्शा होगा तो आप रखिएगा और उसमें ये देखिएगा तो पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि पटना के किस साइड में दानापुर पड़ता है और किधर यानी नहीं पड़ता है। उसमें आप नक्शे में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन नदी, और जाकर के दानापुर में मिलती है, दानापुर के गंगा घाट में जाके मिल जाते हैं। फिर यहाँ से देखिए एक यही एमपी से एक पठारी भाग होता है, वहां से क्या होता है पुनपुन नदी निकलती है और जाकर के फतुहा पटना के पूर्वी क्षेत्र में लगभग मिल जाती हैं। अब देखिएगा ये जो देख रहा है ना गंडक, यानी गंडक और जो पुनपुन नदी है, इसी के बीच में कौन सी है, यानी कि आपको कौन सी बना है, यानी ये पटना शहर बना हुआ है, समझ में आ रहा ना। इसके साथ साथ देखिएगा एक छोटा नागपुर जगह है, वहां से एक और नदी निकलती है जिसको फाल्गु नदी कहते हैं। इसको निरंजना भी बोला जाता है, जो जाकर के कहा मिल जाती है, गंगा के जो टॉल क्षेत्र है वहां जाकर के मिल जाती है। टॉल क्षेत्र मतलब जहाँ विस्तृत होती है। अब देखिएगा एक झारखंड से और नदी निकलती है,
किऊल नदी, वो जाकर के फिर गंगा में यहाँ मिलती है, और एक अजय नदी, इसके साथ साथ बहुत सारी इधर छोटी मोटी नदियां हैं जो करके देखिएगा। एक और चीज है इसमें मिलती है, आप देखिएगा, यानी ये नदी जाकर के वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिमी बंगाल में जाकर के मिल जाती है। आप देखिए यहाँ से फिर क्या होता है, ये जो नदियां है ना, इनमें सालों भर पानियां होती हैं, लेकिन ये जो नदी है ना, सिर्फ बरसात के मौसम में पानी होती है। अब देखिए क्या करता है, इसमें थोड़ा समझिएगा। ये पानी साल भर हमको देती है, जब बाढ़ थी बरसात के मौसम आता है तो इसमें पानियों की उफान और ज्यादा हो जाता है, और इसमें भी पानी पठारी क्षेत्र से आ जाता है, और ये दोनों पानी आकर के इस गंगा में मिल जाती हैं, इसलिए गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है। और जब जलस्तर बढ़ता है, जिसके कारण ये वाले क्षेत्र जितने हमारे पूर्वी बिहार के जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा बाढ़ ग्रसित होते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, जब बीच में मान लीजिए कि गंगा के ठीक बीच में ऐसे गहराई होती है सबसे ज्यादा, तो गहराई होती है, तो इसमें देखिए एक चीज का होता है, कोई भी नदी यदि कहीं से निकलती है तो निकलने के फलस्वरूप क्या करता है, यानी वो मालवा, माटी या पत्थर वो लेके निकलती है, और जब मैदानी क्षेत्रों में आती है तो क्या होता है, ये सब चीज मैदानी क्षेत्र हमारे यहाँ बन जाते हैं, जिसके कारण ये बीच में जो जगह बचता है ना, वहां पे ये मिट्टी जम जाता है। बात मेरे समझ में आ रहा ना, जैसे ये नदी है, मान लीजिए कि ये बीच में जगह है, यहाँ पे गड्ढा है, ये गहरा है। अब इसी में देखिए क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए गहरा है, तो मान लीजिए कि ये ऊंचा रहेगा, ये किनारे वाला भाग, तब है ना इस गहराई में जाकर के पानी समा सकता है। अब देखिए क्या होता है, जब ये मिट्टी वगैरह लेके आते हैं ना, तो ये बीच वाला भाग क्या हो जाता है, भर जाता है। देखिए तो ये बीच वाला भाग ऊंचा हो जाएगा। अब बताइए, तो ये बीच वाला जब नदी आएगी ऐसे, तो ये गहरा यानी इस पे मिट्टी जमेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं। जब ऐसे होता है तो यही पानी का होने लगती है, चारों तरफ फैलने लगती है, जो ये क्षेत्र का हो जाते हैं, बाढ़ग्रस्त में आ जाते हैं। बात समझ में आएगा ना। तो हमारे हिसाब से ये जो मिट्टी है ना, सरकार को या कोई भी किसी का भी सरकार हो, ये माटी यहाँ से यानी परमानेंट, यदि बाढ़ आने से पहले ये सफाई करवा दिया जाए तो बाढ़ तो आएगा, माने उससे ज्यादा क्षति नहीं पहुंच सकता है हमारे हिसाब से। अब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं। और इसके साथ साथ देखिएगा, जो भारत और क्या है, यानी बिहार और नेपाल में जो यानी कि एक डैम बना हुआ है, उसमें उसकी रिपेयरिंग की सबसे अधिक जरूरत है, वो दोनों साइडों की। मान लीजिए कि बरसात के मौसम में वो डैम क्या करता है, नेपाल वाले लोग छोड़ देते हैं, यानी बनवाते नहीं, उसका सारा पानी हम लोग के यहाँ चला आता है। ये सारे नदियां ऐसे ही बरसात के मौसम में इनकी जलस्तर बढ़ जाती है, इधर से भी नदियों की जलस्तर बढ़ जाती है। सारा पानी कहाँ चला आता है, यानी ये नेपाल से एमपी झारखंड से सारा पानी चलाता है बिहार में, इसलिए ये क्षेत्र का हो जाता है हम लोग के काफी तकलीफदायक होता है। जो अभी के मौसम में आप देख रहे हैं बाढ़ग्रस्त है, वहां पे क्या है, पूरे तबाही मचा हुआ, लगभग बहुत सारे घर ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आकर के रोड पे हैं। इस समस्या को समझनी चाहिए, ये समस्या को यानी कि पूरे बिहार के लोगों को समझनी चाहिए, सरकार को भी समझनी चाहिए। ये चीज हमारे यहाँ रहता है। तो देखो, तो इसमें क्या है, ये सब चीजें देखिए, यदि ये मिट्टी निकाल देते ना मिट्टी, तो देखिएगा ये मिट्टी निकालने से बहुत ज्यादा फायदा है। जो मान लीजिए कि ये क्या करते हैं लोग, यानी ईंटा बनाने के लिए मिट्टी इधर उधर से लाते हैं, ये मिट्टी ईंटा बनाने के काम में बहुत ज्यादा आता है, ईंटा बनवाने का में। तो हमारे ये तो मिट्टी कोई भी खरीद सकता है, इसे खरीदा भी जा सकता है, और ये से आमदनी भी बढ़ सकती है, राजस्व भी बढ़ सकता है, काफी ये कीमती में भी जा सकता है। तो ये सारी चीज को हमें समझना चाहिए। हम आज आपको ये सारी चीज बताए हैं, बिहार में यानी गंगा नदी के कौन कौन से सहायक नदियां हैं, ये चीज इसमें बताया गया है। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम विशेष रूप से ये कोशिश करेंगे, यानी बिहार के परिचय, बिहार के भूगोल, बिहार के सभी चीजों के बारे में हम आपके सामने समक्ष रखें। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि जितना वीडियो आप भेजिएगा अच्छा से शेयर कीजिएगा, उसमें हम उसी तरह प्रेरणा मिलता रहेगा, और उसके फलस्वरूप हम क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।